हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जो 70th बीपीएससी की प्रीलिम्स होने वाली है उसके लिए। और इस कड़ी में आज जो हम लोग करने वाले हैं वो 68th बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारा 28वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 27 लेक्चर किए हैं। उस 27 लेक्चर में हम लोगों ने 56 टू 59th बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं, 60 टू 62nd बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं, 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन किए हैं, 64th के, 65th के, 66th की 2 बार एग्ज़ाम हुई थी। एक बार री एग्ज़ाम भी हुई थी, कुछ सेंटर पे कैंसिल हो गई थी उसके कारण से, तो उसके भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। 67th के एक बार कैंसल एग्ज़ाम हो गई थी और एक बार फिर से 67th की एग्ज़ामिनेशन हुई थी, उसको किए थे। तो इतने सारे हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। नाउ हम ये कर रहे हैं 68th बीपीएससी के क्वेश्चन। देखिए, जो लोग नए हैं या जो लोग डायरेक्ट इसको देख रहे हैं उनको ये समझना है कि वो 1 से 27 वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व पहले डिस्कस किए हुए हैं। सो उसको सॉल्व करने के बाद अगर आप इस 68th का सब सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि पिछले क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं कि नहीं, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो सीधे यहाँ पे देखने का 68th बीपीएससी देखने से अच्छा है कि आप पहले 1 to 27 बनाएं और उसका नोट्स भी बना लें, सो दैट कि आप रिवीजन में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला हमारा क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया है। तो अल हिलाल एक वीकली साप्ताहिक थी, ठीक है ना, उर्दू लैंग्वेज की न्यूज़पेपर थी, साप्ताहिक उर्दू लैंग्वेज की न्यूज़पेपर थी जो 1912 से 14 तक में ये आपको अबुल कलाम आज़ाद ने पब्लिश किए थे। इसके बाद अगर आपको इसमें द कॉमरेड के बारे में पता कर लीजिए। द कॉमरेड क्या थी, तो ये भी वीकली थी बट ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी, है ना, वीकली थी और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में थी। और मोहम्मद अली जौहर जो है ये भी उसी समय में आपको 1911 से 14 के बीच में ये पब्लिश किए थे, मोहम्मद अली जौहर। एक जमींदार भी न्यूज़पेपर हुआ करती थी, तो जमींदार जो है सो ये भी आपको उर्दू लैंग्वेज की न्यूज़पेपर होती थी। तो इसके जो फाउंडिंग एडिटर थे वो थे जफ़र अली खान। कौन थे? जफ़र अली खान। तो ये तीनों के आपको पता हो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। ये द कॉमरेड नाम से क्लियर है, इंग्लिश में, और अल हिलाल और जमींदार जो है सो उर्दू लैंग्वेज में है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। हुआ क्या था, जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो रही थी तो उस स्ट्रगल में आपको पुरानी जो हमारी हिस्ट्री थी ना वो आपको पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि हमारा इतिहास कैसा है, कि जिससे कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में जगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स देखते थे इंडिया को एकदम बैकवर्ड लोग है, ये अपने आप को गवर्न भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो इंडियंस, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी जो पास्ट अचीवमेंट है उसको जो है सो ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया। तो बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत सारे इन्होंने ग्लोरियस जो डेवलपमेंट हमारे एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में हुआ था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी में, क्राफ्ट्स में, इन सब को जो है सो लोगों को बताना शुरू किया, सो दैट कि आपको राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, ठीक है ना। सो बाय इंटरप्रिटेटिंग हिस्ट्री एंड रिफ्यूटिंग द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियंस एज बैकवर्ड, प्रिमिटिव एंड इनकैपेबल ऑफ द गवर्निंग देमसेल्व्स। तो बिल्कुल ये बात था कि वो लोग सोचते थे कि ये लोग इनकैपेबल है गवर्न करने में, ये है। बाय राइटिंग अबाउट इंडियाज ग्लोरियस पास्ट एंड अर्जिंग पीपल टू टेक प्राइड इन देयर प्रेजेंट, लोगों को पास्ट बता रहे थे, हमारी जो अचीवमेंट्स है, और बोलते थे कि इस पर आप गर्व कीजिए। बाय अर्जिंग पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश, तो आप इसको, ये भी ब्रिटिश शासन के तहत जो स्थिति खराब थी उसको बदलने और संघर्ष करने के लिए भी लोगों को आग्रह करते रहे थे। सो अगर हिस्ट्री कैसे हेल्प किया, सो इट्स मोर देन वन ऑफ द एबव इज द आंसर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में इन टाउन, शहरों में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्थिति थी, है ना, नगरों में, तो उसमें कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं।
ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। पहला बोल रहा है कि सिर्फ, अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में, ठीक है, क्लियर। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। अब ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द, ये नहीं, इसमें आपको मिडिल क्लास जो है सो स्टार्टिंग में जो है सो मिडिल क्लास ने ही इसको स्टार्ट किया था, सिर्फ अपर कास्ट लोग और रिच टुक पार्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, ये गलत है। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ द मद्रास, ठीक है ना। जस्टिस पार्टी जो है, जो जस्टिस पार्टी है वो क्या है उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये लाइन आपको शायद ना पता हो कि सही है कि गलत है। सो जस्ट सी, जस्टिस पार्टी जो है ये आपको, इसको साउथ इंडिया लिबरल फाउंडेशन भी बोलते हैं, लिबरल फेडरेशन भी बोलते हैं। तो साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन को जस्टिस पार्टी हम लोग बोलते हैं। ये एक मद्रास प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश इंडिया की थी वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जो स्टार्ट की गई थी 1917 में। और ये स्टार्ट किए थे टी.एम. नायर जी। किसने किए थे? टी.एम. नायर और पी. त्यागराय चट्टी ने, ठीक है ना। और ये आपको स्टार्ट किया गया था। सो द काउंसिल इलेक्शन वेयर बायकॉटेड इवन बाय द, तो ये गलत है ना, ये आपको नहीं किया था बिकॉज ये बना ही गया था नॉन ब्राह्मण कन्फ्रेंस एंड मीटिंग इन द प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। ये बनाया था फॉर नॉन ब्राह्मण कन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग इन द प्रेसिडेंसी, मतलब नॉन ब्राह्मण के लिए था। तो ये जो है सो, और आपको पता है कि जैसे इसमें हमारा जो था, क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस में तो बहुत ब्राह्मण्स वगैरह भी होते थे। तो ये आपको ये आप मान सकते हैं कि ये जो है सो काउंसिल इलेक्शन इन्होंने बॉयकॉट तो नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो ये काउंसिल बॉयकॉटेड है, तो ये भी हमारा गलत हुआ। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, हेडमास्टर एंड टीचर रिजाइंड एंड लॉयर्स गिव अप देयर प्रैक्टिसेज, ये बिल्कुल सही है। ये तो हम एनसीए में हम लोग पढ़ते ही हैं, है ना। सो आपका आंसर जो होगा, तो थर्ड तो होना नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। तो सी 1 और 2 ओनली इज द आंसर, ठीक है। थोड़ा सा जस्टिस पार्टी के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। एक क्वेश्चन है अगला कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस नेता का जिक्र किया गया है? तो बाबा रामचंद्र जो थे, ये आपको एक गरीब ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये इनका जो नाम था बचपन में, इनका जो नाम था ये था श्रीधर, इसका नाम था श्रीधर बलवंत नाम था। ब्रिटिश रूल में इनको फीजी ले जाया गया था, ठीक है ना। गिरमिटिया मजदूर तरह से, है ना, फीजी ले जाया जाता था, है ना, बॉन्डेड बधुआ मजदूर में। बाद में वो फीजी से आपको 1915 में लौटते हैं, ठीक है, 1915 में लौटते हैं। और तो ये रामायण की जो रामचरितमानस है उसकी चौपाई के स्लोगन दे के लोगों को, फार्मर्स वगैरह को अवेयर करते थे अबाउट द, कि ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाते थे। और वो लोग फार्मर्स लोगों को बोलते थे कि आपके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसके बारे में। और इन्होंने एक काम और किया था, अवध किसान सभा, ये आपको अगस्त 17, 1920 को इनका फॉर्मेशन किया था। तो बाबा रामचंद्र इज द आंसर। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो हरिजन सेवक संघ, है ना, ये आपको महात्मा गांधी ने 1932 में आपको अनटचेबिलिटी हटाने के लिए, छुआछूत हटाने के लिए स्टार्ट किया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा की है, ये डेट याद रखना। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली जी थे, है ना, क्लेमेंट एटली, है ना। और इन्होंने कहा था कि हम इंडिया को 30 जून 1948 तक छोड़ देंगे, ठीक है। अगला है कि स्वराज दाल की स्थापना बिहार में। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार देखा है कि गया सेशन होती है, चितरंजन दास होते हैं, वहाँ पे काउंसिल में एंट्री और ना एंट्री करने में लड़ाइयाँ होती है और आपको बन जाती है
स्वराज पार्टी की गठन होती है वहाँ पे, और उसी का जो ब्रांच है, आपको बिहार में जो ब्रांच होती है स्वराज दल का, उसके नेतृत्व करते हैं श्री कृष्ण सिंह। और जो इंडिया में स्वराज पार्टी ओपन होती है पॉलिटिकल पार्टी, जो आपको 1923 में 1 जनवरी 1923 की होती है, तो उसमें आपको चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जो है सो आपको होते हैं। ये हमने बहुत बार बात की है, सो नॉट इसमें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने किया है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था। मतलब कि पीपल अपोज द गवर्नमेंट, क्योंकि बिहार में तो कोई था नहीं, है ना। तो वहाँ पे बिहार में लोगों ने चौकीदारी, है ना, चौकीदारी कर का विरोध किया था। चौकीदारी टैक्स देने से मना किया था। इसमें कोई नहीं लिखा हुआ है, सो नन ऑफ द अबव। हाथी विकास मलबा ये सब कोई कर नहीं था, है ना। चौकीदारी टैक्स को इन्होंने अपोज किया था। टू सपोर्टिंग, है ना, सॉल्ट सत्याग्रह, है ना। समुद्र आज था नहीं तो सॉल्ट बनाते कैसे, तो इन्होंने क्या किया, चौकीदारी टैक्स को, क्योंकि बिहार जो है लैंडलॉक रीजन है, तो वहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह तो वैसे भी फीजिबल नहीं था, तो इन्होंने चौकीदारी टैक्स ही देना बंद कर दिया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने किया है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। आपको ना इसके पीछे थोड़ी कहानी बताते हैं। तो रट्टा तो बहुत बार मारे हैं इस क्वेश्चन को कि श्री कृष्ण सिंह जो रिजाइन किए थे, वो थोड़ा सा इसके पीछे कुछ कहानी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। हुआ क्या था कि उस समय डेविस जो होते थे, AC डेविस करके एक जुडिशियल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने DIG को बोला कि भाई हम ना जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में जो लोग शामिल थे, है ना, उनकी लिस्ट चाहिए, क्योंकि हमें ना कुछ लोगों को भेजना है अंडमान के जेल में। तो DIG ने बहुत सारा नाम सजेस्ट किया था, उसमें योगेंद्र शुक्ला जी का भी नाम था, बसावन सिंह का नाम था, श्यामदेव नारायण सिंह का नाम था, ईश्वर दयाल सिंह, केदारमणि शुक्ला, मोहित चंद्र अधिकारी, राम प्रताप सिंह, इनका नाम आपको DIG ने सजेस्ट किया था कि इन लोग जो है सो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल थे, इनको अंडमान भेजा जा सकता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, तो इनमें फैसला DIG, ये जो जुडिशियल सेक्रेटरी थे, वो फैसला क्या लिए, तो इसमें से जितना नाम उनको सजेस्ट किया गया था कि इन सबको भेजा जा सकता है, उसमें से योगेंद्र शुक्ला, केदारमणि शुक्ला और श्यामदेव नारायण सिंह, इन 3 लोगों को 1932 के समय 1932 में अंडमान भेज दिया गया, अंडमान में। ठीक है, जेल में, अंडमान जेल में। अब वहाँ पे तो अंडमान जेल में कुछ दिन रहे। उसके बाद योगेंद्र शुक्ला जी जो है उनको वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए कुछ प्रॉब्लम इश्यूज के कारण, तो बाद में उनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। नाउ ये लोग यहाँ से भेज देते थे वहाँ पे, और तो इन सब को लेकर के जब श्री कृष्ण सिंह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, पहली कांग्रेस मिनिस्ट्री जो 1937 में हुई, तो इन्होंने कहा कि भैया जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको रिलीज कीजिए। ठीक है, और इसके कारण तो ये सुन नहीं रहा था कोई, तो 15 फरवरी को एग्जैक्ट डेट 1938 को श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस मिनिस्ट्री से आपको रिजाइन कर दिया कि प्रेशर डालें। बाद में वायसराय ने उनकी डिमांड मानी और योगेंद्र शुक्ला जी और बाकी जो थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको रिलीव कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी स्टोरी मैंने पीछे की कर ली है, बट नो नीड टू रिमेंबर। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ये थे बत्तक मियाँ जी थे। कौन थे? बत्तक मियाँ। इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे और जमींदार थे, ये दोनों को ये था कि हल्ला गुल्ला होने वाली है चंपारण सत्याग्रह में, ये सत्याग्रह जैसे ग्रीव करेगा तो ये आपको इशू होगा। सो गांधी जी को रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा गांधी जी को रोकने में, है ना। तो एरविन हुआ करते थे उस समय। एरविन जो है सो वो ब्रिटिश में प्लांटेशन के मैनेजर हुआ करते थे, जो इंडिगो प्लांटेशन वगैरह होती थी उसके मैनेजर होते थे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है ना, कि हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी को डिनर पे बुलाया और गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो बात होगी, वहाँ पे जाने के बाद जो है सो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है ना। और गांधी जी को आइडिया भी नहीं था कि एरविन जो है सो उसको किस कारण से उनको मारने के लिए उनको बुलाया है, ठीक है ना। तो एरविन के यहाँ जो ब्रिटिश मैनेजर जो ये थे, है ना, जो प्लांटेशन मैनेजर जो एरविन थे, इन्होंने जब अपने कुक जो रसोइया था, ठीक है ना, रसोइया को उन्होंने फोर्स किया कि आप गांधी जी को जो है सो
दूध में जहर मिला के दे, पॉइजन मिल्क दे, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि, और ये भी कहा इरविन को कि आपको हम इसका फ़ायदा मिलेगा, इसको इसके लिए आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएगी, ठीक है ना। जब उसको समय मिला ना, तो जो गरीब जो कुक था, है ना, रसोइया था, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को मिल्क तो दिया, है ना, और लेकिन उनको बता दिया, ठीक है ना, गांधी जी को अबाउट द पॉइजन, ठीक है ना। और तो गांधी जी कैसे भी वहाँ से भाग गए। तो ये जो गरीब रसोइया था वो था बत्तख मियाँ, कहानी याद रखिए बस। ये आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान किसने बिहार में किसान की अगुवाई की थी, आसान सा क्वेश्चन है। ये है स्वामी विद्यानंद। ये सारी क्वेश्चन हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगला है द स्वदेशी एंड बायकट वेयर अडॉप्टेड एज द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। स्वदेशी और बायकट जो है सो कब किए गए थे, साइमन कमीशन के आने पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के, होम रूल। तो स्वदेशी और बायकट सबसे पहले जो यूज अपनाए गए थे वो थे स्वदेशी पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय में, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के समय। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था। द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया वाज अनफर्ल्ड बाई। सो कलकत्ता में जो 1906 में सेशन था उसमें था, प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नौरोजी। अगर ये भी पता होगा तो आप इसमें क्वेश्चन बना देते हैं। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया बोलते हैं। 1906 का कलकत्ता सेशन का प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी पता होता है तो क्वेश्चन आपसे बन जाता। सो ही अनफर्ल्ड द फ्लैग ऑफ द स्वराज फॉर इंडिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों काश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था। तो इन सब जगहों पे जो क्या उनका नाम था, स्टेट पीपल्स मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, या इनमें से बहुत सारे। नेशनल मूवमेंट जो है ना वो आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद 1920 के बाद में आपको जो है सो ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह में आपको स्टार्ट होना शुरू हुआ। पहले उससे पहले वो लोग नहीं मतलब पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग क्या करते थे, जो प्रिंसली स्टेट का थे वो आपको बनाते थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। जो प्रिंसली स्टेट में जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ के लोग जो है सो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसका नाम था प्रजामंडल या प्रजा परिषद, ठीक है ना। तो लोग जो वहाँ के नेशनल मूवमेंट में प्रिंसली स्टेट के लोग जो पार्टिसिपेट करते थे दैट इज प्रजामंडल मूवमेंट्स। तो क्या था, प्रजामंडल आंदोलन। समझ में आ गया। क्या होता था कि जितने भी लोग थे ना प्रिंसली स्टेट के वो सब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, तो उसी को बोलते थे प्रजामंडल या प्रजा परिषद, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और याद रखिए, जो स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, है ना, स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो क्या किया था, जितने भी जो इंडियन प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे भोपाल हो, बड़ौदा हो, त्रावणकोर हो, हैदराबाद हो, ये सबको एक जगह लाया था, सबके रिप्रेजेंटेटिव को। और इन सब ने कहा था कि भैया इन सब ने मिल करके स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जितने भी सारे प्रिंसली स्टेट के हेड जुटे थे उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश कंपनी से बात की जाए, ठीक है ना, ब्रिटिशर से बात की जाए कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी, इंडिया का फ्यूचर कैसे होगा इस पे। सो दैट इज स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बट ये बोला है कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल पैरेलल मूवमेंट्स लॉन्च इन द इंडियन स्टेट्स द स्टेट जो काश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर, ये सब जो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। बाद में ये सब इकट्ठा हुए थे, उसको स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में एक जगह है जहाँ पे 22 पुलिसमैन, आपको थाने में आग लगा दी गई थी जिससे 22 पुलिसमैन जो है सो मर गए थे उसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने
अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। ये भी बिल्कुल सही है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को इनवाइट किया था जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हो रही थी 4 फरवरी 1916 को। तो गांधी जी जो है सो वहाँ पे लोगों को एड्रेस किए थे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिस इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही से उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब कि युद्ध के बारे में। सो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये आपको 1526 में हुआ था, ठीक है ना। और इब्राहिम लोदी डेथ हो जाती है, बाबर जीत जाता है, ठीक है। तो कौन सा, ये बिल्कुल सही है। पानीपत का दूसरी युद्ध, प्रथम युद्ध हमने बात किया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो 1556 में हुआ था, है ना। और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तो ये गलत हो गया। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1576 में हुआ था। राणा प्रताप, है ना, राणा ऑफ मेवाड़ के राणा थे ये, और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर के फोर्स के बीच में जो उसको लीड कर रहे थे मान सिंह ऑफ अंबर, है ना। अंबर के मान सिंह के साथ में हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे। तो बी आंसर हो जाएगा, ये तो सही है हमारा। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है कि मुकद्दम और चौधरी पद का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो विलेज के जो हेडमैन होते थे उसको बोलते थे मुकद्दम या चौधरी, है ना। और विलेज के जो अकाउंटेंट होते थे उसको बोलते थे पटवारी। क्या बोलते थे? पटवारी, है ना। और ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे, काम चल जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है कि तबाकत अकबरी विच हैज़ बीन समटाइम कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा, ठीक है ना, वो किसने लिखा है? तो ये बोल रहा है कि अबुल फजल जो है ने किताब लिखी थी अकबरनामा, है ना। तो ये बोल रहा है कि तबाकत अकबरी जो है सो ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है ना। तो ये किसने लिखा है? तो देखिए, तब ये याद रखना है इसमें कि ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। तो किताब का नाम है तबाकत अकबरी, ठीक है ना। वो लिखा है किसने? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। इसमें 3 जो है सो 3 वॉल्यूम है। तो इसमें क्या है, 3 वॉल्यूम में क्या क्या है कि अर्लीस्ट पहले जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था उसके बारे में, इन्वेजन्स 986 AD से लेकर के जितनी भी मुस्लिम इन्वेजन हुई है उसके बारे में है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक वॉल्यूम में और 38th ईयर ऑफ अकबर्स रीजन के बारे में, अकबर के समय के बारे में भी चीज़ें लिखी हुई है। समझ में आ गया? अब्दुल हमीद लाहौरी जो है इन्होंने किताब लिखा था पादशाहनामा। क्या लिखा था? पादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। गुलबदन बेगम ने आपको लिखा है हुमायूं नामा। क्या लिखा है? हुमायूं नामा, ठीक है। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, ही तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? हरिहर जी हैं, बुक्का जी, हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। और किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पे? तो तुलवा डायनेस्टी के, जो विजयनगर में एम्पायर में तुलवा डायनेस्टी हुआ करती थी, उसमें थे कृष्णदेव राय, है ना, जिसको आंध्र भोज भी बोलते हैं। और इन्होंने, आप, उनकी माता का नाम था नागला देवी। उनकी माता का नाम था नागला देवी। तो उसके नागला देवी, तो इन्होंने नागलापुरम जो है सो फाउंड किया था। एक टाउन बनाया था विजयनगर में नागलापुरम अपनी माँ के नाम पे, ठीक है। कृष्णदेव राय जो है सो एक तेलुगु में बुक लिखे थे, ठीक है ना। इनके जो वर्क है वो नाम है अमुक्त माल्यदा बुक, है ना। इनके कृष्णदेव राय के समय में एक चीज़ और याद रखिए, डोमिंगो जी बाहर आए थे। डोमिंगो पुर्तगाली जो थे, है ना, डोमिंगो जी आए थे। देन न्यूनीज आए थे, न्यूनीज भी आए थे। फिर नौ न्यूनीज आए थे विजयनगर एम्पायर में, इनके समय में, कृष्णदेव राय के समय में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेंगे, ठीक है ना। ये विरूपाक्ष टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट भी किए थे,
है ना। तो इतनी चीज़ें याद रख लेंगे, काफ़ी है इसमें। अगला है कि 1940 में पटना महिला विद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा किया गया। तो पटना जो विमेंस कॉलेज है वो 1940 में आपको किया गया है बिशप बीजे सुलिवन के द्वारा किया गया हुआ है। इसके बाद इसमें और भी थे, सुलिवन जो थे, ये बीजे सुलिवन जो थे वो आपको पटना के बिशप हुआ करते थे। एंड एक और लोग थे इसमें, एक और थे इसमें थे एम जॉसफिन जी थे, है ना, जो सुपीरियर जनरल ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल की होती थी, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा भी की गई थी। तो इट्स नॉट अबाउट द, ये जो पटना विमेंस कॉलेज है सोसाइटी ऑफ जेसस के द्वारा नहीं या क्रिश्चियन ब्रदर्स के द्वारा नहीं, ये सिस्टर्स ऑफ एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। वीजे सुलिवन और मदर एम जॉसफिन, ठीक है ना, मदर एम जॉसफिन, ये आपको देख लीजिए इसमें डाटा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। आसान सा क्वेश्चन है, कौन थे? रेडक्लिफ लाइन, है ना। तो सिरिल रेडक्लिफ जो है सो ये आपको बॉर्डर के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर नया ड्रॉ किए थे, सिरिल रेडक्लिफ। अगला है किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे या हॉल्ट मैकेंजी थे, लॉर्ड हास्टिंग थे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि हॉल्ट मैकेंजी जो थे ये आपको एक नया सिस्टम लाए थे, महलवारी सिस्टम। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और बंगाल प्रेसिडेंस के कुछ एरिया में, ठीक है ना, जिसके अभी मैक्सिमम एरिया जो है सो उत्तर प्रदेश में है। तो महलवारी सिस्टम में क्या होता था कि विलेज के जो हेडमैन होते थे, पूरे एक विलेज को बोलते थे महल, और विलेज के जो हेडमैन थे वो पूरे गाँव के बिहाफ में, है ना, जमींदार करते थे नहीं, पूरे गांव के बिहाफ में विलेज हेडमैन जो है सो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। और पूरे विलेज को एक यूनिट बोलते थे महल, ठीक है। इसके बाद ये जो है सो वेंटिक जो है सो इसको पॉपुलराइज किया था इसको, और बाद में अवध और मध्य प्रदेश वगैरह में भी इसको एक्सटेंड किया था। हॉल्ट मैकेंजी याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था। प्रथम सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तृतीय कौन थे? ब्रह्मदत्त, ठीक है। सो 1940 में कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो ये किए थे पवनार महाराष्ट्र से, पवनार महाराष्ट्र से इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। अगला है कि 1918 में जो मॉन्टफोर्ट ये रिफॉर्म्स आई थी, पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सपरू, है ना, तेज बहादुर सपरू, जयकर, है ना, और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। अब क्या हुआ कि जब मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स आई थी 1918 में, तो कांग्रेस का स्टैंड सही नहीं था। इससे क्या हुआ, जो पुराने मॉडरेट जो लीडर्स वगैरह हुआ करते थे वो उनको जो है सो ख़राब लगा, और उन्होंने बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये आपको 1919 में इन्होंने बना लिया। किसने किसने? सपरू, जयकर और चिंतामणि। तेज बहादुर सपरू, एम.आर. जयकर, है ना, और एस श्रीनिवास शास्त्री जी भी थे, इन्होंने बना लिया आपको। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, है ना, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसमें थे। तो ये सब मिलकर के कांग्रेस की चीज़ों से ये खुश नहीं थे, है ना, क्लियर होती है। 1918 में देखिए, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं कि 1918 में जो कांग्रेस की सेशन होती है आईएनसी की, उसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हसन इमाम। हसन इमाम इसके हेड होते हैं, और बम्बे में स्पेशल सेशन बुलाई जाती है ना, कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और कांग्रेस में इस पर डिवाइड हो जाता है, मॉडरेट्स इसको वेलकम करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट अपोज करते हैं। तो इससे क्या होता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में ये हो जाता है, और फॉर्मेशन हो जाती है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की। थोड़ा सा याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें नेता जो थे सपरू, जयकर, चिंतामणि और एस श्रीनिवास शास्त्री, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये सब इसमें आपको लीडर हो जाते हैं। इंडियन नेशनल आपको याद रखनी है, कौन किया था, ईस्वी क्या है, ठीक है ना, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगला है कि द कैबिनेट मिशन वाज सेंट इन इंडिया फॉर विच, क्यों भेजा गया था कैबिनेट मिशन को। तो फरवरी
1946 में कैबिनेट मिशन को भेजा गया था, किसके द्वारा? एटली गवर्नमेंट के द्वारा। एटली गवर्नमेंट के द्वारा, जो ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उसके द्वारा। तो 3 मेंबर थे इसमें। एक थे पैट्रिक लॉरेंस, देन स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मेंबर इसमें होते थे। इनका मिशन था कि जाइए ब्रिटिश से इंडियन को पावरशिप हम लोग को दे देनी है, मतलब कि लीडरशिप हमको दे देनी है। ठीक है, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी होगी, उसको कैसे बनाई जाएगी, उसके बारे में बात की गई थी, है ना। और इंडियन लीडर्स वगैरह से बात करके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन की बात की गई थी। ये सब ऑब्जेक्टिव दिया गया था कैबिनेट मिशन को। ठीक है, टू इस्टेब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट, टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट और ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होगा स्मूथली, उसके बारे में बात किया गया था। सो दूसरा होगा टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ जिन्ना के डिमांड पे बात होगी, या नेशनल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं। दे आर कैबिनेट मिशन बनाया ही इसलिए गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, कैसे पावर ट्रांसफर होगा, ये सारी चीज़ें। तो 2 ओनली इज द आंसर। ठीक है, अगला है हमारा कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं, हुमायूं को ऑफर दिया था कि ही वुड सरेंडर बिहार को सरेंडर करेगा एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार्स इफ ही वॉज अलाउड टू रिटेन बंगाल। बोला कि ठीक है, अगर आप हमको बंगाल रखने देते हैं तो बिहार को दे देंगे और बिहार को सरेंडर कर देंगे, आपको 10 लाख दिनार भी देंगे। ठीक है, तो ये जो आपको हुमायूं और शेर शाह के बीच में, शेर खान जो थे उनके बीच में ये बात हुई थी। ठीक है ना, और आपको पता ही है इसमें कि शेर खान की बाद में डिफीट हो गए थे, है ना, क्लियर। शेर खान ने बैटल ऑफ चौसा जो हुई थी, बैटल ऑफ चौसा जो हुई थी वो आपको हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था, और हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था। ठीक है, शेर खान के बीच में हुई थी, उसमें हुमायूं हार गया था, ये 1539 की बात है, और शेर खान को यहीं पे टाइटल मिला था शेर शाह का। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है ना, हुमायूं जो है सो, थोड़ी सी स्टोरी आप समझ लीजिए। हुमायूं ने एक शेर खान के साथ में एक ट्रीटी साइन की थी, लिविंग हिम इन फुल ऑफ कंट्रोल ऑफ द एरियाज ईस्ट, बनारस के ईस्ट में जो भी एरिया है उस पर कंट्रोल कर देने का। ठीक है ना, और वहाँ पे जो फोर्ट है, और रिटर्न में शेर खान जो है सो प्रॉमिस किया था कि हम आपको लॉयल रहेंगे, मुगल के खिलाफ, मुगल के तरफ लॉयल रहेंगे, ये बोला था। ठीक है, कि ये आप हमको दे दीजिए कंट्रोल, इसका बनारस के ईस्ट बनारस में हमें कंट्रोल दे दीजिए, वहाँ का जितना फोर्ट वगैरह है सब उसकी पोजीशन दे दीजिए, और रिटर्न में हम आपके लॉयल रहेंगे। ठीक है, मीन वाइल तो बीच बीच में ये तो कर लिया हुमायूं के साथ ट्रीटी, बीच में क्या किया, शेर खान ने अपनी पोजीशन को आपको बिहार में एकदम बढ़ा लिया। ठीक है, अब हुमायूं जो है सो शेर खान पे चला गया, मार्च किया, है ना, और 6 महीने लग गए उसको जो है सो चुनार को कैप्चर करने में। ठीक है, शेर खान क्या किया, जो वहाँ के रोहतास के फोर्ट थे, है ना, उसको जो है सो आपको कैप्चर कर लिया, कैप्चर द पावरफुल फोर्ट ऑफ रोहतास, है ना। ठीक है, ही देन इन्वेडेड बंगाल, और इसके बाद वो बंगाल पे आक्रमण कर लिया, और बंगाल पे आक्रमण करके गौर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया। गौर पे जब जीत गया तो शेर खान जो है सो मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ ही वाज अलाउड टू रिटेन बंगाल, बट हुमायूं इसको रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद होती है बैटल ऑफ चौसा, 1539 बक्सर के पास में है, 1539 में, जहाँ पे शेर खान जो है सो हुमायूं को हरा देता है, और उसकी टाइटल मिलती है शेर शाह। समझ में नहीं आया? इन शॉर्ट याद रखिए कि हुमायूं और शेर खान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी। शेर खान ने कहा था कि हमें आप जो है सो ईस्ट ऑफ बनारस का पूरा कंट्रोल दे दीजिए, फोर्ट वगैरह सबका कंट्रोल दे दीजिए, हम आपको जो है सो आपकी तरफ लॉयल रहेंगे। ठीक है, ये हो गया, बात खत्म। लेकिन अपना तो ये बात ट्रीटी हो गई, तो हुमायूं ने बोला ठीक है। अब शेर खान जो है सो अपना बिहार वहार में जो है सो अपना पोजीशन को बढ़ा रहा था। अब ये चीज़ें हुमायूं को अच्छी नहीं लगी, हुमायूं चले गए लड़ाई करने गया, तो वो जा करके एक तो आपको चुनार में जो है सो वो आप चुनार को तो अपने अंदर कर लिया। अब शेर शाह ने क्या किया, बंगाल पे आक्रमण कर दिया। बंगाल पे आक्रमण करके गौर जो वहाँ का कैपिटल था उसको अपने अंदर कर लिया,
और जब गौर अपने अंदर हो गया तब शेर का कहा ठीक है, आप बिहार लेने आए हो, बिहार हम आपको दे देते हैं और 10 लाख दिनार भी देंगे, आप हमको बंगाल दे दीजिए। हुमायूं बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस कारण से बैटल ऑफ चौसा होती है शेर खान और हुमायूं के बीच में 1539 में। वहाँ पे हुमायूं हार जाते हैं और शेर खान जीत जाते हैं और शेर खान को शेरशाह की टाइटल मिलती है। यही आपको पूरी कहानी है, वहाँ से एक लाइन उठाया गया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनाई है? तो ये है धर्मपाल जी, पाल डायनेस्टी के शासक हैं। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किए हैं जो अभी भागलपुर बिहार में है। ठीक है ना। पाल डायनेस्टी जो फॉर्मेशन हुई थी ये आपको किसने किया था? 750 AD में किसने किया था? गोपाल ने। पाल वंश के जो आपके स्टार्ट किया था, फाउंडेड किसने किया था? वो है गोपाल। अच्छा, इसके बारे में ये भी चीज़ आप याद रखिए कि ओदांतपुरी में आपको मोनेस्ट्री बनाया था और ये पहला बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल अपने आप को बोलते थे। ठीक है। अगला है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? देखिए बिहार के प्रथम, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करता है। बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हुआ करते थे। जब बिहार बंगाल एक था तो बंगाल बिहार में बिहार जो शासन होती थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू होती थी। तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उसका नाम था स्टुअर्ट याद रखिए, चार्ल्स स्टुअर्ट बैली थे। ठीक है, 1912 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार। जब बिहार बंगाल एक हुआ करते थे तो बिहार को शासन करता था कौन? ये आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये तो हो गया है ना। अब इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नर का पूछेगा तो ये थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन, है ना, 1936 में बिहार का, इंडिपेंडेंट बिहार का। ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंस के बाद बोलेंगे तो ये हैं जयराम दास दौलत राम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? रेमिनिसेंसेस, ये इसके लेखक कौन है? जेपी नारायण है, कर्पूरी ठाकुर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और सारे मिलकर के लिखे हैं। तो ये हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना चर्च है ल्यूक चर्च है, स्टीफेन चर्च है, पादरी की हवेली। तो ये है मैंसन ऑफ पादरी। सो ये सब पादरी की हवेली। ठीक है ना। तो ये आपको ओल्डेस्ट चर्च है। ठीक है। जब रोमन कैथोलिक जो बिहार में आए थे तो वहाँ पे एक छोटा सा चर्च बनाया था, 1713 में बना था ये पादरी की हवेली। उसी को अब जो है सो पादरी की हवेली बोलते हैं। ये चर्च छोटा सा बना था। अगला क्वेश्चन है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? अशोक कुमार जो थे उनके जो है सो नाम थे कुमुदलाल गांगुली। अशोक कुमार एक्टर थे जिनका नाम था कुमुदलाल गांगुली। ठीक है ना। ये आपको बिहार के भागलपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है ना। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश इंडिया में, अब बिहार में आ गया है। ठीक है। ये बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे। ठीक है ना। इनके फादर का नाम कुंजीलाल गांगुली थे, मदर की नाम गौरी देवी थी और इनको हम लोग अशोक कुमार को दादा मनी भी बोलते हैं, दादा मनी। ठीक है। और अशोक कुमार ने मूवी में काम किया जैसे अछूत कन्या, बंधन, किस्मत, है ना। तो ये सब जो है सो इसमें आपने काम किया है और 1988 में इनको जो है सो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। ठीक है ना। और इनको 1999 में आपको पद्म भूषण की भी संवारा गया था। तो ये बिहार के थे तो याद रख सकते हैं एक आध लाइन। अगला है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जा सकता है? सो साउथ ऑफ गंगा को क्या बोलते थे? तक्षशिला बोलते थे, चोल बोलते थे, अनर्त बोलते थे, या एक में से अधिक बोलते थे या कोई नहीं। ठीक है ना। तक्षशिला जो है, साउथ ऑफ गंगा को तक्षशिला तो बोलेंगे नहीं क्योंकि तक्षशिला जो है सो जो आपको गंधार की तरफ होती थी, है ना। सो तक्षशिला जो है सो, ठीक है ना, एंशियंट गंधार की कैपिटल हुआ करती थी जो इंडस रिवर के स्टर्न में आपको थी। तो ये होगा नहीं, गया आपका। चोल डायनेस्टी जो थे, चोल डायनेस्टी यहाँ पे था चोल डायनेस्टी। तो चोल डायनेस्टी जो होगा वो आपको तमिल डायनेस्टी थी, साउदर्न इंडिया में 13th सेंचुरी में थी। ठीक है ना। तो ये कावेरी रिवर के आपको वैली में था। विजयालय ने इसकी स्थापना की थी, ये भी गया।
अब बात आते हैं हम लोग अनार्थ। तो अभी जो नॉर्थ सौराष्ट्र है, गुजरात वाला जो रीजन है ना, गुजरात में, इसको कभी एक ये पहले जो है सो ये अनर्थ हुआ करता था, इसको अनर्थ बोलते थे। उस रीजन को अनर्थ बोलते थे प्राचीन समय में, उस रीजन को अनर्थ बोलते थे। ये नॉलेज आप याद रख लीजिए, गुजरात वाले रीजन को। और एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, एरिया साउथ ऑफ द गंगा को बोलते थे मगध। क्या बोलते थे? मगध, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। समझ में आया? अनर्थ गुजरात वाले रीजन को बोलते थे। तक्षशिला गंधार रीजन को, चोल जो है सो साउथ का हो गया। समझ में आ गया? चलिए, बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिंस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट? ठीक है ना। तो आयरन जो है सो 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, 9,000 साल पहले। सो आयरन एज इंडिया में स्टार्ट हुआ है 3rd सेंचुरी BC से पहले, है ना, मतलब अराउंड 4,000 साल पहले। ठीक है। और तेलंगाना में अगर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वहाँ पे, तेलंगाना में मिले हैं 1800 से 2400 BC पहले। तो इसमें जितने भी हैं, है ना, मतलब कि अभी से 4,000 वर्ष पहले, अराउंड 4,000 ईयर्स अगो। तो 12,000, 6,000, 9,000 सब गलत, ये आपको नन ऑफ द अबव। 4,000 अप्रॉक्स ईयर पहले, क्योंकि हमारे पास तेलंगाना में जो मिला है 2400 BC से 1800 और 2000 की, अभी 2000 ईस्वी अभी जोड़ लीजिए, तो लगभग 4,000 पहले के आपको चीज़ें, स्मॉल नाइफ्स और ब्लेड्स मिले हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। सुदर्शन लेक जो है सो सौराष्ट्र में है ना। इसको बनाया था पुष्यगुप्त ने। किसने बनाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। पुष्यगुप्त वैश्य ने। ये गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे। इन्होंने पुष्यगुप्त वैश्य को बोला कि जाइए आप जो है सो सुदर्शन लेक बनाइए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो कौन थे? मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसको रुद्रदामन जो थे उन्होंने रिपेयर किया था इसको। ठीक है ना। और वो गिरनार इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन में इस बात को लिखा भी हुआ है कि रुद्रदामन ने इसको रिपेयर करवाए थे। ठीक है। द टेम्पल ऑफ देवघर, देवघर की टेम्पल झांसी के पास में है। एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल एट गढ़वा नियर इलाहाबाद आर द इंपॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द। बोला कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है। इनमें जो मूर्तियाँ बना हुआ है वो किस कला के हैं? ठीक है। तो दशावतार टेम्पल देवघर में जो है वो है दशावतार टेम्पल। क्या है? दशावतार टेम्पल। ठीक है, मंदिर है ना। ये 6th सेंचुरी में बनाई गई थी और ये विष्णु जी की मंदिर है। किसने है? विष्णु जी की मंदिर है देवघर में। और ये आपको बना था गुप्ता पीरियड के समय में, गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर। तो डेफिनेटली ये गढ़वा मंदिर जो होगा वो भी गुप्ता के समय ही बनी होगी। दोनों पूछ रहा है कि दोनों किस समय के हैं, तो गुप्त कला में, गुप्ता आर्ट में बना था ये, गुप्ता स्टाइल आर्किटेक्चर। अगला है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में युवा 2.0 स्कीम शुरुआत की थी? युवा 2.0 स्कीम जो है ये आपको, युवा का मतलब क्या हो गया? यंग, ठीक है ना, अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। अब समझ में आ गया? ये आपको नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आपको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है। इसमें स्कीम, ये जो स्कीम है इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि जो यंग हैं, है ना, जो यंग ऑथर्स हैं, है ना, उनको आपको मेंटोर करना और ट्रेनिंग देना। सो इट्स कम्स अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, फुल फॉर्म से समझ में आ गया कि ऑथर के लिए होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ कंप्लीटेड द मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022 विद फील्ड वीडियोग्राफी ऑफ द कंट्रीज हाउ मेनी लैंग्वेज। ये चाह रहे थे पता करना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टार्ट किया था मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कि भाई कितने आखिर डायलेक्ट्स हैं इंडिया में। तो उन्होंने पाया था कि इंडिया में 576 लैंग्वेजेज एंड डायलेक्ट्स पूरे कंट्री में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सबमिटेड ए रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग रिकमेंडिंग कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम फ्रॉम जनवरी 1, 2026 से पूरी कंप्लीट प्राइसिंग फ्रीडम होनी चाहिए। देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो कीर्ति पारेख कमेटी जो थी,
कीर्ति पारेख कमेटी, इन्होंने कहा था कि गैस की जो प्राइस है ना उसमें पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है ना, जनवरी कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, जनवरी 1, 2000। तो ये थी कीर्ति पारेख कमेटी, रिसेंट उस समय न्यूज में थी। पीके मोहंती कमेटी जो है ये आपको इन प्राइवेट सेक्टर बैंक की स्थिति को देखने के लिए, उसके जो स्ट्रक्चर्स है उसको देखने के लिए आपको पीके मोहंती कमेटी बनाई गई थी। और अरुण गोयल कमेटी जो है ये आपको कैसे कैपिटल गुड्स सेक्टर को कैसे आपको अच्छा करे, स्ट्रेंथन करे, उसके लिए अरुण गोयल कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में आपको 5 सितारा कचरा मुक्त शहर माना गया है। देखिए, तो इसमें सूरत है, भोपाल है, नवी मुंबई है, इंदौर मध्य प्रदेश, इंदौर और सूरत को, ठीक है ना, आपको क्लीनेस्ट सिटी जो है सो आपको दी गई है, उसके बाद नवी मुंबई है, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश को, ये आपको हम जो बता रहे हैं वो आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, अच्छा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो हुई थी, 22 की बात नहीं करे हैं, उसमें नोएडा और दिल्ली को गार्बेज फ्री सिटी का रैंक 5 स्टार रैंकिंग मिली है। पता नहीं क्यों मिली है बट मिली है, ठीक है। तो नन ऑफ द एबव इज द आंसर। बाकी आपको इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी मिली है ना, इंदौर और गुजरात को, सूरत को एक साथ मिली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपना। महाराष्ट्र क्लीनेस्ट स्टेट और गंगा सिटी में, क्लीनेस्ट गंगा में आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश को, उसके बाद प्रयागराज को। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है ये आपको ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया था। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया, ठीक है। तो ये है हिमालयन याक को आपको कि ऐसा, ये आपको इन्होंने जो FSSAI के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन के बाद, है ना, इन्होंने कहा था कि इसको खाया जा सकता है हिमालयन याक को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, ये आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये है श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में किया गया है, कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, निवेशक दीदी। और इसमें था बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, ये किसने किया था स्टार्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसका नाम क्या था, निवेशक दीदी, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर ये आपको इंस्टॉल किया गया था गुवाहाटी में, ये न्यूज में है आपको, उस समय न्यूज में था परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया था। तो ये आपको इंडियन एयरफोर्स डे पे आपको अभी हुए हैं 92nd, ये याद रख लीजिए। 92वें भारतीय वायुसेना दिवस जो हुए थे ये कहाँ पे हुई थी, तो ये आप याद रखिए चेन्नई में हुई थी, जहाँ पे 64 एयरक्राफ्ट ने आपको शोकेस किया था, समझ गए। तो ये आप नई वाला डिटेल है वही याद रख लीजिए आप, है ना। अगला 2024 का डिटेल मैंने आपको बता दिया है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह जो है सो वो आपको हर साल सितंबर में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, सितंबर में। पोषण अभियान, पोषण का पता है फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री PM's ओवररीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। और इसका मतलब पोषण माह का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको कि लोगों को मैल न्यूट्रिशन के बारे में बताए, अवेयर फैलाए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है। तो इसमें इसका जो नाम है वो है मेंगटियन। ये है पहला मॉड्यूल, तियान्ने जो है सो कोर मॉड्यूल है, और फर्स्ट मॉड्यूल है चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन जो 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। और ये है वेंटियन जो है ये सेकेंड मॉड्यूल है, और ये फाइनल मॉड्यूल है
है ना, ये 2022 में, ये भी आपको जुलाई 2022 में किया गया था और ये अक्टूबर 2022 में, है ना। तो ये आपको तीनों हैं, तियान्हे, विंटियन, मेंगटियन। तो थर्ड जो लास्ट है वो है मेंगटियन। इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार जो है सो आपको जो है सो इरप्ट हुआ है? ये कौन है? ये मौना लोआ है, हलेआकाला है, माउंट सेंट हेलेंस है। तो मौना लोआ जो है सो एक्टिव वोल्केनो है, ये हवाई आइलैंड पे है, ठीक है। और ये आपको मास और वॉल्यूम दोनों में सबसे बड़ा है, और ये सिल्ड वोल्केनो भी है। हाँ, ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है इसमें, मौना लोआ याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा 2022 का बुकर प्राइज मिला है? तो आप याद क्या रखेंगे सर, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का जो मिला है वो कैरोज को मिला है। कैरोज बाई जेनी, कैरोल लिखा है किसने? जेनी ने, है ना। और ट्रांसलेट किया है किसने? हॉफमैन ने, माइकल हॉफमैन ने। तो उनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम क्या है? सो वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 का थीम क्या है वो आप पढ़िए। 2024 का जो थीम है वह स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है? स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लैबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? सो लॉरेंस लिवरमोर फैसिलिटी यूएस है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैबोरेटरी जो है यूनाइटेड स्टेट में, उन्होंने कहा था कि हम आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, है ना, वो हमने एनर्जी को गेन किया है, ठीक है ना। सो हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू, हम क्या है नहीं है इस पर नहीं जाते हैं, इतनी चीज़ें याद रखें, बस काम खत्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है ना। सो सपने भी अच्छे होने चाहिए और बड़े सपने होने चाहिए, जिससे कि तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। आप छोटे सपने देख के बड़ी चीज़ें अचीव जल्दी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia वेयर यू कैन गेट द करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स की हमने वीडियो भी की है। इट मे पॉसिबल कि कुछ और वीडियोज़ भी आएंगी, और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिस्ट्री के, साइंस के जो पूछे हुए हैं, वो सब भी हम लोग वहाँ पे रिवीजन करते हैं। अगेन थैंक यू।